जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के स्टूडेंट हैं, वो सभी वीडियो के साथ जुड़ जाएं। बेहतरीन क्लास रहने वाली है। पहली क्लास हम जो है प्रीवियस ईयर के साथ करेंगे। 2023 का प्रीवियस ईयर जो है एक्सप्लेन करने वाली हैं, और एक्सप्लेन कौन करने वाला है वो हमारी मैम ज्योति मैम, नर्सिंग ऑफिसर है, अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये मान सकते हो, मतलब इंडिया में लगभग टॉप रैंक जो इनका रहा है। 5 गवर्नमेंट जॉब जो हैं ये ले चुकी हैं। बेंगलोर में इनका जो रैंक था वो फर्स्ट था। फिर चंडीगढ़ में इन्होंने ज्वाइन किया, उसके अंदर भी इनका अच्छा जो है रैंक था। एम्स दिल्ली के अंदर भी इनका सिलेक्शन रहा। और अब फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर जो है नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो है जॉब कर रही हैं। मन था मैम का, आइए मिलाते हैं मैम का। मैम आ जाते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सारा पोर्शन जो रहेगा वो मैम ही करवाने वाली हैं। ठीक है, मैं बस इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। बीच में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, पूरा जितना भी है सारा का सारा, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अब की बार पेपर इसी पैटर्न पर रहेगा, क्योंकि आपको सभी को पता है जो पैटर्न जो है वो 70+30 का है। यानी कि 70 जो आपका सिलेबस आना है वो स्टाफ नर्स का आना है, और 30 जो आना है, 30 के अंदर 10 जो है वो कंप्यूटर आएगा, और 20 जो है आपका ऑल जितने भी हैं वो आएंगे। ठीक है, मैम जो रहेंगी वो 70 का पूरा प्रोसेस करवाएंगी, पूरा कंप्लीट, जितनी भी यूनिट होती हैं आपकी स्टाफ नर्स के अंदर। ठीक है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और क्लासेस भी हम रेगुलर लगाएंगे इसी चैनल पर। अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली क्लासेस भी जो है मिलती रहें। आगे जो हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज जो है आपकी क्लासेस जो है शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर। चलिएगा, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट ये पेपर आप देख लीजिएगा। सीटी का पेपर था 31 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था, इसको मैंने टाइप करवा लिया ताकि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये हमारी ऐप उत्तम क्लासेस ऐप के ऊपर पड़ा है, आप चेक कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा पेपर 2023 का, 2022 का, 2018 का, सारे प्रीवियस ईयर हमारी ऐप उत्तम क्लासेस पर हैं, आप चेक कर लीजिए ऑफिशियल। यहाँ पर मैंने ये टाइप करवा रखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और अब जो है मैम आपको जो है करवाएंगी। थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। सो बेसिकली अभी हम अपना जो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी अपना कंटेंट है जो पिछले अपने क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो अभी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ब्लैंक आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं टिश्यू, सेल्स, फाइबर, कार्टिलेज एंड नॉन अटेम्प्टेड। तो ये तो बेसिक मतलब बेसिक सी ही बात है, अपने को जो बिल्कुल बेसिक होता है नर्सिंग का, ये तो सबको पता है कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होएगी। ठीक है, तो सेल। इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक ही है। तो हम अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच इज़ द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो ये अपना क्वेश्चन है रिसर्च का। तो रिसर्च के अंदर देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ रिसर्च का अपने को पहले पता होना चाहिए कि रिसर्च कितने टाइप की होती है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं रिसर्च के टाइप। तो रिसर्च किस किस तरीके से की जाती है उसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आएंगे, इसमें अपना क्वालिटेटिव का कोई रोल नहीं है, ये अपने आते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपना न्यूमेरिकल डाटा यूज होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। ठीक है, अब जो ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आएंगे, ये अपने इन्फ्रेंशियल के अंडर आते हैं। तो इसमें जैसे दिया हुआ है विच इज़ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, चाई स्क्वेयर और जेड टेस्ट, एनोवा और नॉन अटेम्प्टेड। तो बेसिकली अपना जो नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आता है वो आता है अपना चाई स्क्वेयर टेस्ट। बाकी जो भी पोर्शन बचा हुआ है जैसे जेड टेस्ट है, अनोवा टेस्ट है, ये अपने आते हैं पैरामेट्रिक उसके अंदर। ठीक है, इसकी डिटेल जब हम रिसर्च वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट डिटेल होगी कि पैरामेट्रिक कौन सा होएगा और नॉन पैरामेट्रिक कौन सा होएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। साइको एनालिसिस इज प्रोपेगेटेड बाय। साइको एनालिसिस से क्या समझते हैं बेसिकली, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए साइको एनालिसिस का मतलब क्या होता है। साइको मीन्स माइंड और एनालिसिस मीन्स उसकी स्टडी करना। तो ये जो कंसेप्ट दिया था ये पहले किसने दिया था, तो इसका ऑप्शन पे हम बाद में चलेंगे।
पहले हम सभी ऑप्शंस को कवर करेंगे। जैसे विलियम जेम्स, इसका रिलेशन किससे है? सिगमंड फ्रॉइड ने क्या दिया था? विलियम वुंट ने क्या दिया था? और जॉन बी वॉटसन का रिलेशन किससे है? तो जो साइको एनालिसिस का वर्ड ध्यान में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर। इन्होंने ही एक कंसेप्ट दिया था कि जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड की देन होती हैं। जो हम सोचते हैं उस हिसाब से वो प्रिंसिपल दिया था कि जो हम मेंटल डिसऑर्डर्स जो भी होंगे वो सभी फाइंड आउट करने के लिए अपने को माइंड की रीडिंग करनी पड़ेगी कि मेंटल डिसऑर्डर्स के पीछे क्या मेन कारण रह रहे हैं। तो ये कंसेप्ट बताया था अपना सिगमंड फ्रॉइड ने, और इन्होंने ही अपना साइको एनालिसिस का मॉडल दिया था। ठीक है। बाकी जो विलियम जेम्स है ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोले जाते हैं। उसके बाद विलियम वुंट हैं और जॉन बी वाटसन हैं। इन्होंने भी, जैसे वाटसन ने अपना एक अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट दिया था जिसमें अपना क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अपना फैक्टर आता है इसमें कि कैसे किसी के अंदर फियर डेवलप किया जाता है। ठीक है। तो ये जब हम कंप्लीट अपनी साइकोलॉजी का पढ़ेंगे बुक तो उसमें अपना कंप्लीट डिटेल आएगी। फिलहाल साइको एनालिसिस का रिलेशन हम किससे मानते हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने अपना ये दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वही अपना नर्सिंग का पार्ट नहीं है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इन ऑर्डर टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें बात चल रही है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो इसमें अपने को एक्शन तभी लेंगे उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो डिसीजन मेकिंग तो एक अपना बिल्कुल स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेप होता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, इसमें अपने को उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है। इवेल्युएशन, ये वो पॉइंट है जिसके अंदर हमने सभी चीज़ प्लान की, उसके अंदर अपने को एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया, और आफ्टर इवेल्युएशन जब हमने देखा कि इसमें अभी कुछ सुधार की आवश्यकता है तब अपने को इवेल्युएशन फेज के अंदर अपने को कोई ना कोई करेक्टिव एक्शंस लेना होता है। ठीक है। तो अपना ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी वही नॉन नर्सिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो इसमें हम अपने को पढ़ना है कि मैरिज के कौन कौन से टाइप होते हैं। मैरिज इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज वन वुमेन, जिसके अंदर एक जो वन मैन होता, सॉरी, वन मैन मैरिज टू वन वुमेन। तो ये किस टाइप की मैरिज होती है भाई? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉलीगैमी, ग्रुप मैरिज, पॉलीएंड्री, मोनोगेमी और नॉन अटेम्प्टेड। तो हम बात करेंगे इसके अंदर एक मैन एक वुमेन से शादी कर रहा है तो सिंपल सी बात है अपना ऑप्शन डी जाएगा। क्योंकि देखो हम एक्सप्लेन करेंगे पॉलीगैमी क्या होता है। पॉलीगैमी के अंदर एक पर्सन के एक से ज़्यादा स्पाउस होते हैं, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल कोई भी हो सकती है। ग्रुप का इसमें कोई है ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है कि इसके अंदर वन का ही रोल है। अब ऑप्शन डी पे आ रहे हैं मोनोगैमी। तो इसके अंदर एक मेल का एक फीमेल से जो शादी होती है, मैरिज होती है, उस टाइप मैरिज को हम क्या बोलते हैं? मोनोगैमी। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ड रुबियोला मीन्स। ये एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम रुबियोला और रुबेला के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो बच्चों काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड भी, और कंफ्यूजन सिर्फ इस एक वर्ड का रहता है जो रुबियोला होता है। ठीक है। तो रुबेला और रुबियोला, इसमें पहले हम देखते हैं कि इसमें अपने को पूछा क्या गया है। इसके अंदर देखो पहले वाइट स्पॉट है, मतलब इसमें इसकी बेसिकली साइन सिम्टम्स पूछे गए हैं कि अपने को रुबियोला के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो देखो जैसे वाइट स्पॉट है, रेड स्पॉट है, ब्लू स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है। तो इसमें इन्होंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी हुई है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या। तो अपने को देखो रुबेला होता है, इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक ये भी है जो जर्मन मीजल करके इसका अदर नेम होता है। ठीक है। और रूबियोला को सिंपली हम क्या बोलते हैं? मीजल। ठीक है। एक क्वेश्चन तो अपना आता है रूबियोला के अंदर से ये। दूसरी बात, अब रूबियोला के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? जो मेन एक और क्वेश्चन बनता है इससे, कोप्लिक स्पॉट। ठीक है। ये बक्कल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपना जो
एक रेड स्पॉट होता है और वाइट बेस के ऊपर, ठीक है, वाइट बेस में एक रेड स्पॉट अपने को देखने को मिलता है जिसका रिलेशन है अपना ऑप्शन बी से। ठीक है, तो अभी रुबियोला, क्योंकि इन्होंने जस्ट पूछा ही इतना हुआ कि स्पॉट कौन सा बनेगा, तो अपना ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, जो फर्दर बाकी इन्फॉर्मेशन है ये जस्ट अपना एक इंट्रोडक्शन फेज में अपना टेस्ट चल रहा है, बाकी जब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको तो क्लासेस में कंप्लीट करवाएंगे। अभी नेक्स्ट है अपना विच इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ। बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि जो जस्ट अभी बेबी पैदा हुआ है वो कौन सी आई प्रॉब्लम लेके हो सकता है पैदा। तो उसमें देखो ऑप्शंस अपने को क्या दिए हुए हैं कि जीवन में पहले महीने के दौरान कंजक्टिवा की सूजन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस। बच्चे सोचेंगे कि मैडम कंजक्टिवा पूछ रखा है तो डायरेक्ट इसी पे ही चलेंगे, नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है माइक्रोथेल्मिया, नेक्स्ट है एनाथेल्मिया और ओप्थेल्मिक नियोनेटोरम। देखो अपने को इम्पोर्टेंट क्या है, ये फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। तो इसमें जब बच्चा होता है तो उसकी एज के हिसाब से, और जो एक मेडिकल टर्म में हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है नियोनेट। ठीक है, जो अर्ली 28 डेज तक बच्चे का जो लाइफ होता है उसको हम नियोनेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब जो बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा हिंट मिल गया हो गया, ओप्थेल्मिया नियोनेटोरम। और ये बेसिकली होता क्यों है बच्चों, देखो इसमें अपना जो एक इन्फेक्शन होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जो कोजिंग फैक्टर होता है इसका, और एक अपना निजीरिया गोनोरिया। ठीक है, ये दो इसके पॉजिटिव एजेंट होते हैं। ये मदर से स्प्रेड होता है बच्चों। मदर जब डिलीवरी करती है बेबी की, तो उस टाइम पे जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसमें मदर जैसे जो थ्रू पैसेज जब बच्चा आ रहा है, तो अगर मदर को इन्फेक्शन है तो बेबी उसको कैरी करता है, क्योंकि पेल्विक कैविटी से जब बच्चा आउट होता है तो उसके साथ साथ जो मदर का फ्लूइड होता है वो बच्चे की आई के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से बच्चे को कंजक्टिवा हो जाता है, आंखों में प्रॉब्लम होती है उसको। ठीक है, तो इसको जितना जल्दी हम करवा सकते हैं तो वो ट्रीटेबल भी होता है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जाएगा ओप्थेल्मिया नियोनेटोरम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इसमें पूछा गया है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वास्ट नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड। जैसे ही नर्वस सिस्टम का नाम आता है तो डायरेक्ट अपना जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती हैं, न्यूरॉन्स। तो इसमें अच्छा आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा, न्यूरोग्लाया भी दे रखा है मैम और न्यूरॉन्स भी दिए हुए हैं, तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूरोग्लाया या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तो बिल्कुल सिंपल सी एक बेसिक यूनिट है अपने नर्वस सिस्टम की। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं वैसे ही अपना नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरोग्लाया क्या होता है बच्चों, ये देखो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। ये सपोर्टिंग सेल्स किसकी, ये अपने न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं। जहाँ न्यूरॉन्स अपने जितने नंबर्स में होते हैं उनकी तो काफ़ी गुना मात्रा में अपने को न्यूरोग्लाया बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। ये क्या करती हैं, ये माइलिन शीट बनाएंगी, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के ऊपर होती है। ये अपना न्यूट्रिशन देंगी न्यूरॉन्स को, उनको प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये एज ए गार्ड काम करती हैं अपना किनका, न्यूरॉन्स का। तो न्यूरोग्लाया तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, मतलब क्योंकि इन्होंने पूछ क्या रखा है कि नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है, कौन कौन सी बेसिक यूनिट होती है इसके अंदर। प्रोटॉन का इससे कोई रिलेशन नहीं है भाई नर्वस सिस्टम से, प्रोटीन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन अपना डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12 के ऊपर। इसमें पूछा गया है कि कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कोल्ड। सीधी सी बात है, जहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस पे कुकिंग का पॉइंट आता है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे जाएगा, बॉइलिंग के ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज़ बॉयल होती है वो अपना क्या बोलते हैं, टेम्परेचर अपना 100 डिग्री के ऊपर कोई भी जो वाटर होता है वो बॉयल करता है, तो ये कुकिंग का मेथड होता है। ठीक है, रोस्टिंग में क्या होएगा बच्चों, ये इसके अंदर क्या होती है, ड्राई हीट यूज करते हैं, जैसे ओवन वगैरह है। ठीक है, तो इसके अंदर ड्राई हीट लगेगी, तो ये ऑप्शन में होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट है स्टीमिंग। इसके नाम से इंडिकेट है कि भाई स्टीम क्या होती है मैडम, भाप होएगी। भाप का फिर इस बॉइलिंग से क्या रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो स्टीमिंग बन नहीं रहा, तो ये दो अपने बनेंगे नहीं, तो क्वेश्चन अपना आंसर जाएगा बॉइलिंग के ऊपर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसमें अपना आयरन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा हुआ है। कहीं ना कहीं कम्युनिटी का गायनी का क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये पूछ रहा है आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि गर्भावस्था के दौरान कितने आयरन की जरूरत होती है मदर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिनिकल वे से भी और जस्ट जो नॉर्मल पर्सन है उनको भी अवेयर होनी चाहिए इस चीज़ का अवेयरनेस। तो इसमें टोटल अपने को 1000 mg फुल प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की नीड होती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो 27 mg पर डे के हिसाब से अपने को मदर को आयरन, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, ठीक है, ये ये डिमांड होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम देखो बच्चे प्लेसेंटा भी बन रहा है, ठीक है। उस टाइम अपने को जो न्यू आरबीसी मास, जो मदर के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसको भी आयरन चाहिए, है ना। और जो डेवलपिंग फीटस है उसको भी आयरन की नीड होती है। तो इन तीनों की डिमांड को पूरा करने के लिए मदर को 27 mg पर डे के हिसाब से उसको आयरन देना पड़ता है, ठीक है। तो मैडम नॉर्मल जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज हैं या नॉन प्रेग्नेंट हैं उनको, तो उसके लिए जाएगा अपना 18 mg पर डे के हिसाब से वो बच्चों उनको हम आयरन देते हैं। तो 18 से आप देख लो 27 बढ़ा है, तो ये जो बढ़ने की रेंज हुई है इसका मतलब है प्रेगनेंसी में इतना अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब 27 mg दे रहे हैं, ये पर डे का है, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 1000 mg एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने को देना पड़ता है, कि ये तो मिनिमम क्राइटेरिया मैडम, इतना तो देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर उसका जो जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो आयरन फोलिक एसिड की उसकी जो टैबलेट्स हैं वो स्टार्ट कर दी जाती है। और ये बहुत सी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसके अंडर स्पेशल ये मदर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीएच केयर होती है, मदर चाइल्डहुड केयर, है ना। तो उसमें अपने को स्पेशल क्वेश्चन होता है ये, तो ये अपने को ध्यान रखना है भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, अपना रिसर्च का क्वेश्चन है। जो 2023 का पेपर था बच्चों, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रिसर्च से डाले हुए हैं। बच्चे लाइटली ले जाते हैं कि मैडम जीएनएम में तो रिसर्च करवाते ही नहीं, रिसर्च होती भी नहीं है, ठीक है। बट आपको जब रिसर्च करवाएंगे तो उसमें जो बेसिक 2-4 क्लासेस जितनी भी बनेंगी, उसमें जो कंप्लीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना रिसर्च के क्वेश्चन आपको अच्छे से बताएंगे। क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन जीएनएम वालों के लिए क्या होता है कि उनका रिसर्च का टॉपिक होता भी नहीं और वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते। तो जब रिसर्च का आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कम उसमें क्वांटिटी के अंदर आपको क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम रिसर्च क्वेश्चन में आते हैं। तो रिसर्च डिजाइन इन विच द रिसर्चर रिलेट द प्रेजेंट टू फ्यूचर, ठीक बात है। अभी कुछ रिसर्च डिजाइन होते हैं बच्चों, रिसर्च स्टडी के डिजाइन, उसके अंदर अपने को रिसर्च कैसे करनी है। रिसर्च मीन्स कि कोई हाइपोथेसिस है, उसको अपने को आइदर ट्रू और रॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं कि उसको फाइनलाइज करना होता है। तो उसके लिए अपने को स्टडी करनी होगी। स्टडी में जैसे इसने डिजाइन बताए हुए हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, एम्बिस्पेक्टिव, कंपैरेटिव, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। तो ये कुछ डिजाइंस हैं। बट इनमें बात क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा हुआ है कि भाई मैडम जो रिसर्च जो रिलेट करे प्रेजेंट टू फ्यूचर, क्वेश्चन आंसर इसी में है बच्चों, प्रेजेंट को जो फ्यूचर से मिलाएगा। तो देखो रेट्रोस्पेक्टिव, ये आप बोलोगे मैडम ये किसके अंदर आते हैं, कैसे होते हैं। ये हम जब रिसर्च पढ़ेंगे ना तो ये अपने हम जो टॉप अप लेवल है वहां पे जाएंगे, मैडम रिसर्च कितने प्रकार की होती है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिक है, फिर मैडम ये रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव किसके अंदर आएंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो कि ये रिसर्च डिजाइन के टाइप है, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, एक होता है अपना क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, एक होता है अपना क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन होता है, ठीक है। और एक होएगा बच्चों अपना लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये तो 3-4 टाइप होते हैं अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। तो मेन मेन 4 टाइप के हैं। इसमें अपने को प्रेजेंट से जो फ्यूचर से रिलेट करे, ये करेगा रेट्रो है, नाम से इंडिकेट कर रहा है पास्ट में जाएगा। तो ये करता है प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करेगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरा ऑप्शन आते हैं प्रोस्पेक्टिव में। प्रोस्पेक्टिव का मीन्स है ये जाएगा अपना प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैडम, इसका मतलब क्या हुआ प्रोस्पेक्टिव का,
प्रोस्पेक्टिव जैसे बच्चों कोई अभी स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो इसका अपने को फ्यूचर में इफेक्ट पता चलेगा। तो ये प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन है कि जो बंदा जैसे अभी 10 साल से या पिछले मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इसका एग्जांपल आपको देते हैं कि आज किसी को कोई कैंसर हो गया, कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी, वो आज हुई है, बट कारण कब से शुरुआत हुई थी उसकी, पीछे कब जाना पड़ा अपने को, कितने साल पहले स्टार्ट हुआ, वो आता है रेट्रोस्पेक्टिव में। प्रोस्पेक्टिव के अंदर आएगा कि अभी मैडम वो पी रहा है, आज उसने स्टार्ट की है, देख लेना 5 साल में 10 साल में कहीं ना कहीं वो उसको कैंसर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा अपना प्रोस्पेक्टिव कंटेंट के अंदर। ठीक है, बाकी क्रॉस सेक्शनल है, ये अभी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है। ठीक है, हाँ ये भी रिसर्च से ही क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, is a set of values recorded on one or more observational unit or the factual information collected during research study। देखो पॉइंट अपने को क्या पकड़ना है, यहाँ पे कलेक्शन की जा रही है, सेट ऑफ वैल्यूज जहाँ भी आ जाए। ठीक है, ये अपना रिसर्च का बेसिक सा ही टॉपिक है, बशर्ते अपने को पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं या तो रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, ऑब्जर्व किए गए हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की गई है, कब, जब हम रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च स्टडी के टाइम पे अपने को जो भी चीज मिली हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया। देखो वेरिएबल हैं, पैरामीटर्स हैं, स्केल्स हैं, डेटा है। अब कुछ चीज गैदर की है, किसी टाइम पे कोई ऑब्जर्वेशन चल रही थी तो अपने को मिली है, तो इस चीज को हम किस पे जाएंगे, वो जो होता है रिसर्च के अंदर डेटा। ठीक है, अब मैडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी रिसर्च का पार्ट है। वेरिएबल्स मीन्स जो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जो टाइम के साथ या रिसर्च डिजाइन के टाइम पे, रिसर्च स्टडी के टाइम पे जो चेंज होते जा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। इनका पैरामीटर स्केल का इससे जो डेफिनेशन है इससे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ कंफ्यूजन थोड़ा इसमें हो जाता है कि वेरिएबल थोड़ा सा रिसर्च में हमने पढ़ा हुआ होता है कि कभी वेरिएबल्स तो नहीं है, कभी डाटा तो नहीं है, तो अपना कंफर्म इधर ही डाल लेना, जब भी कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, कोई डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अपने लिए क्या होएगा, डाटा होएगा, जो अपना बेसिक कंटेंट है जो फर्दर रिसर्च को कैरी करेंगे आगे हम। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एनाफिजियो से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एनाफिजियो में भी बेसिक कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अपना भी पूछा है इन्होंने, ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ब्रेन के अंदर भी बच्चों क्या पूछा हुआ है, ये इन्होंने सब पार्ट्स दे दिए हैं ब्रेन के। ठीक है, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला, थैलेमस। तो अब क्वेश्चन क्या है, मेजर पार्ट, जैसे हम ह्यूमन बॉडी का लेके चलते हैं, अगर तो लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो होता है जैसे अपना स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जैसे स्किन पूछा जाता है, तो वैसे ही ब्रेन का क्वेश्चन है कि ब्रेन के अंदर सबसे जो मेजर अपना पार्ट मिलता है वो क्या होता है। ठीक है, ये होएगा अपना, देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, हाइपोथैलेमस अपना बॉडी का एक रेगुलेटिंग पार्ट होता है। ये किसको रेगुलेट करता है, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को, हॉर्मोन्स को। ठीक है, ठीक है, बट लोकेशन के हिसाब से हाइपो है मीन्स थैलेमस के नीचे इसकी लोकेशन है, तो उस हिसाब से इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मेजर पार्ट तो ब्रेन का ये बनाता नहीं है, कुछ पोर्शन बनाता है। दूसरा है सेरिब्रम। क्वेश्चन दो बिल्कुल अपना ऑप्शन के हिसाब से भी मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल ठीक बन रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट अपना सेरिब्रम होता है। ठीक है, सरफेस एरिया के हिसाब से। थर्ड पे आते हैं मेडुला। मेडुला अपना ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ठीक है, और ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ये अपना जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं ना उन सब को ये रेगुलेट करता है, चाहे हार्ट रेट है, बीपी है, आपका रेस्पिरेशन रेट है। ठीक है, जो वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको मेडुला देखता है। लास्ट रह गया अपना थैलेमस। थैलेमस बच्चों क्या होता है, ये अपना रिले स्टेशन होता है सेंसरी इनपुट्स का। ठीक है, रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इनपुट।
तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या बनेगा, सेरिब्रम बनेगा। हाइपोथैलेमस, मेडुला थैलेमस और ये थैलेमस, ये अभी लार्जेस्ट पार्ट के हिसाब से इनकी पोजीशन नहीं होती। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जो अपना जॉन्डिस से रिलेटेड है या अपना हेपेटाइटिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूछा क्या हुआ है, कौन से हेपेटाइटिस को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है अपने पास बी, सी, ई, ए, ठीक है। लास्ट है नॉन अटेम्प्टेड। अभी बात करेंगे हम हेपेटाइटिस बी के ऊपर। तो ये बेसिकली अपना ब्लड ब्लड से फैलता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है। हेपेटाइटिस ई, ये अपना कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। अपना लास्ट आ गया हेपेटाइटिस ए। तो जो कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर वगैरह से जो हेपेटाइटिस होता है वो अपना हेपेटाइटिस ए के अंदर आएगा, ठीक है। कंटामिनेशन की वजह से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है खाने से, फूड से, जो भी हम ले रहे हैं उसकी वजह से जो हेपेटाइटिस है वो हमारा ए में जाएगा। तो जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है ये अपना कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। और जो बी और सी हैं ये अपना ब्लड से रिलेटेड होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या सीरम से, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, तो अपना बी और सी का रिलेशन अपना ब्लड से होता है। तो इसमें इसको हम इन्फेक्शियस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है अपना, इसी को ही हम एपिडेमिक जॉन्डिस बोलते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें मिला था उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर पूछा क्या गया है कि मैडम, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ अ बॉडी सिस्टम और पार्ट बाय मींस ऑफ ए लाइटेड फ्लेक्सिबल ट्यूब। ट्यूब डाली जाती है किसके लिए, बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है ताकि अपने को पता चले अंदर सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है, चाहे वो ओरल रूट से हो चाहे एनल रूट से हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। फर्स्ट है सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी और चेस्ट एक्सरे। देखो बच्चों, लाइटेड फ्लेक्सिबल ट्यूब है तो सीधी सी बात है, सीटी स्कैन आपने भी देखा होगा, एमआरआई आपने भी देखा होगा। इसके अंदर हम कोई ट्यूब इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। बच गया अपना एक्सरे। एक्सरे भी आपने करवाया होगा, ठीक है, पढ़ा भी होगा कि एक्सरे के अंदर डायरेक्ट अपना रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, उस हिसाब से हम करते हैं। तो बॉडी सिस्टम्स को, पार्ट को देखने के लिए एक ट्यूब यूज की जाती है, तो वो बच गया सी ऑप्शन, ठीक है, एंडोस्कोपी। इसके अंदर एक ट्यूब को एक विजुअलाइजेशन के थ्रू किसी कंप्यूटर सिस्टम में सेट करके हम उसको इंसर्ट करते हैं, जिसमें डॉक्टर उसको अंदर वाले बॉडी पार्ट्स को क्लियरली देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। किसी को गट की प्रॉब्लम होती है, किसी को जैसे इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन की दिक्कत है, तो हेमरोइड्स वगैरह की दिक्कत है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। सीटी स्कैन किस केस में किया जाता है बच्चों, ये बेसिकली जो ट्रोमेटिक केस होते हैं ना, इमरजेंसी केस है, ठीक है। ट्रोमेटिक केस है, इमरजेंसी केस है, उनके लिए, जैसे बोन वगैरह के स्कैन के लिए तो सीटी स्कैन यूज किया जाता है। एमआरआई होता है बच्चों, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, तो उनकी स्टडी के लिए। अच्छा, इसके अंदर हम जो अपनी आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज करते हैं सीटी स्कैन के अंदर, ये आप लगा लो वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, एडवांस एक्सरे फॉर्म होती है सीटी स्कैन। वहीं एमआरआई क्या है, एमआरआई के अंदर इसके अंदर हम जो सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स हैं, उनका जो स्पाइनल कोड है, उन जैसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स का उसकी डीप स्टडी के लिए ये यूज किया जाता है। तो अपना ऑप्शन जाएगा सी के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बॉडी के अंदर बच्चों दो टाइप की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मींस जो जूसेस वगैरह हैं, एंजाइम से रिलीज करती हैं, और एंडोक्राइन का रिलेशन होता है, जहां भी एंडोक्राइन आते हैं तो डायरेक्ट हम जाते हैं हॉर्मोन्स के ऊपर, ठीक है। तो जहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो अपना सिक्रीशंस देंगी, जो केमिकल्स रिलीज करेंगी, वो अपने होंगे हॉर्मोन्स।
तो इसमें गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का, एंटीबॉडीज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्लैंड क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, किसका किसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसके अंदर इम्यूनिटी का क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है ये। तो इसमें पूछा गया है कि भाई डायरेक्ट जो इम्यूनिटी है, कौन सी इम्यूनिटी जो ट्रांसफर की गई है टू ए रेसिपिएंट इन अ रेडीमेड फॉर्म। रेडीमेड बनी बनाई हमने उसकी बॉडी के अंदर जो डाली है, तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी हम उसको दे रहे हैं। बनी बनाई इन फॉर्म जैसे किसी को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया तो उसके लिए डायरेक्ट जो रेडीमेड एंटी स्नैक विनोम बनाए जाते हैं। ठीक है। तो वो अब उसके लिए हम वेट तो करेंगे नहीं, मैडम सांप ने काटा है या कुछ टाइम लगेगा और देखते हैं तैयार होगा या कुछ ऐसा देंगे जो आफ्टर लॉन्ग टाइम जिसका इफेक्ट आएगा, नहीं। उसके लिए अपने को जो अवेलेबल है रेडीमेड फॉर्म में है जल्दी से दे दो। अपने को पेशेंट की लाइफ सेव करनी होती है, तो इस काइंड की इम्यूनिटी अपने को देनी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं बताओ। इसको हम बोलेंगे पैसिव। पैसिव इन विच सेंस? पैसिव दे रहे हैं, पैसिव मतलब ना पेशेंट को कुछ करना पड़ा, ना जो हमने अंदर डाला है उसको कुछ काम करना पड़ा या उसको एक्टिव फॉर्म में आना पड़ा, कुछ नहीं। जस्ट बनाई और हमने बॉडी के अंदर डाल दी, तो ये अपनी बोली जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। फिर मैडम नेचुरल एक्टिव क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। देखो एक बार मोटा मोटा आपको बता देते हैं, लेकिन ये डिटेल का टॉपिक है ये, अब हम इसको बाद में कवर करेंगे। देखो अपनी जो इम्यूनिटी है ना वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की होती है। नेचुरल तो सीधी सी बात है बच्चों, जो अपने आप आ रही है। अपने आप दो तरीकों से आ सकती है, इसमें भी सब टाइप है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक है। वही आर्टिफिशियल भी सेम रहेगी, एक्टिव और पैसिव। खुद आ रही है, अपने आप आ रही है, खुद उसको बॉडी इफेक्ट करेगी, बॉडी खुद से बॉडी को जोर लगाना पड़ेगा उसको। जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती हैं उसके लिए खुद बॉडी अपने को प्रिपेयर कर रही है, तो वो आएंगे अपने एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर। जैसे एग्जांपल क्या होगा मैडम, बच्चा जन्म ले रहा है, माँ से वो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज, माँ बाप का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसा उनका स्टेमिना, भाई जिस हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ ना कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चा अपनी माँ से प्राप्त करता है। ठीक है। तो वो अपना एक्टिव फॉर्म में आएगा, सॉरी एक्टिव के अंदर आएगा अपना जब इन्फेक्शन होता है, सॉरी बच्चों सॉरी, इन्फेक्शन जब नेचुरल कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे बच्चे को जो नॉर्मली हम मीजल का इन्फेक्शन होता है। ठीक है। मीजल के इन्फेक्शन छोटे बच्चों में जो नॉर्मली देखने को मिल जाता है, अगर एक बार मीजल हो गया ना तो बॉडी उसकी मेमोरी बना लेती है, मेमोरी सेल्स बन जाती हैं कि भाई एक बार तो आप हो गए, लेकिन अब एक बार अगर ठीक हो गया ना मीजल इन्फेक्शन, तो दोबारा बॉडी याद रखेगी कि मीजल इन्फेक्शन आएगा, अपने को अलर्ट रहना है। जब भी मीजल से रिलेटेड कोई वायरस वगैरह अपने को अटैक करेगा, तो उस टाइम पे बॉडी जाग जाएगी, और जो इम्यूनिटी वो भी दे रही है कि वायरस को अंदर आने से आ रहा है तो उसको किल कर रही है, वो अपनाएगा एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर। वही जाएगा दूसरा पैसिव, मींस बॉडी को मिली है, नेचुरल तरीके से मिली है। इसमें एग्जांपल क्या आएंगे नेचुरल तरीके से, इसमें आता है बच्चों मदर का। ठीक है। मदर से जो एक तो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चों में आ रहे हैं। ठीक है। प्लेसेंटा मींस जो आईजीजी एंटीबॉडी आती है ना, वो अपनी किसकी टाइप है, नेचुरल पैसिव की। वहीं दूसरी आईजीए एंटीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईजीए एंटीबॉडी किस में होती है, ये होती है बच्चों मिल्क के अंदर। जो मदर बच्चा मिल्क सक करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो आईजीए एंटीबॉडी बच्चा ले रहा होता है। ठीक है। तो ये है पैसिव के अंदर। देखो बच्चे को मिली है, माँ से मिली है, लेकिन अभी अंदर जाके उसको एक्टिव होना पड़ेगा खुद को, एंटीबॉडीज को, तो इसलिए वो पैसिव में अपना आएगा। ठीक है। अभी दूसरा मैंने बता रही थी आपको आर्टिफिशियल के अंदर, इसमें भी अपना एक्टिव और पैसिव दोनों आएगा। आर्टिफिशियल एक्टिव के अंदर क्या है, जो बच्चों इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, टीकाकरण आप करवाने जाते हो, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है। वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं,
पैसिव के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसका क्वेश्चन ही हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि पैसिव में क्या आएगा भाई, कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना बॉडी को करना पड़ रहा, बस हम डायरेक्ट उसको क्या वो इम्यूनिटी दे रहे हैं। और इसमें बेसिकली अपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स जितने भी आते हैं वो अपने पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, जब अपना टू द पॉइंट हम टॉपिक पे जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कंटेंट क्या मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, फर्टिलाइजेशन और सॉरी फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म का जीवन काल कितना होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 13 से 47 आवर, 48 टू 72, 73 टू 80 और 6 टू 12 आवर्स। तो इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं, देखो एक तो होता है ओवम का, ठीक है, ओवम लाइफ स्पैन और स्पर्म का लाइफ स्पैन। ये फैक्चुअल नॉलेज का है, इसमें अपने को कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट अपने को याद करना पड़ता है। 2 से 3 दिन हम मान के चलते हैं एक स्पर्म इजेक्ट आउट होने के बाद, जो अपना क्या बोलते हैं फीमेल पेल्विक पार्ट होता है, यूट्रस होता है, उसके अंदर उसका जो देखा गया है वो 48 टू 72 आवर्स तक उस स्पर्म की लाइफ स्पैन होता है, तो वो जीवित रह सकता है। वही ओवम का इससे कम होता है, 1 से 2 दिन हम मान के चल सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना जाएगा क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलो, ये भी अपना एक अच्छा एथिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है, इज द इशुएशन ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर पर्सन विच कॉज दैट पर्सन टू सफर हार्म। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में झूठा बयान जारी करना है जिससे उस व्यक्ति को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं अपने को कि मैडम ये किससे रिलेटेड है, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है। फर्स्ट बोल रहा है कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कि भाई हमने जैसे किसी का कुछ ऑफिस क्या बोलते हैं प्राइवेट कंटेंट लेके कोई रिलीज कर दिया हो, उसका कोई रिलेशन है क्या इससे। फ्रॉड इन सेंस लाइक कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, उसके साथ कैसा फ्रॉड हुआ है, उसका है रिलेशन इससे। बैटरी और डिफेमिनेशन, पहले इसका आपको मतलब पता होना चाहिए, बैटरी क्या होती है, डिफेमिनेशन क्या होता है। ठीक है, बैटरी बच्चों वन टाइप ऑफ फिजिकल अटैक टाइप में आता है, जब हम उसको देखो, एक होता है अपना असोल्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है सर, एक बार देखना इसमें। अब इसी के ऊपर करना पड़ेगा। तो देखो, एक होता है अपना असोल्ट और एक होता है बैटरी। असोल्ट में बच्चों क्या होएगा, इसमें तो सिर्फ हम उसको वर्बल थ्रेट कर रहे होते हैं, धमकाना है कि मैं तेरे को ऐसे कर दूंगा, उसको धमकी दी है, तो वो अपना जाएगा असोल्ट के अंदर। बैटरी क्या होएगा, हमने इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है, ये ओनली वर्बल बोल रहा है उसको, इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट है हार्म करने के लिए, मतलब उसको कहीं ना कहीं मारने के लिए, उसका उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो एक्ट किया जाता है वो अपना बैटरी आता है। इसके अंदर अपना फिजिकली उसको हिट करते हैं। असोल्ट के अंदर ओनली वर्बल रहेगा, फिजिकली हिट नहीं करते। लास्ट पर क्या, डिफेमिनेशन, मानहानि, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में झूठा बयान जारी करना, तो हो सकता है ये, बिल्कुल हो सकता है मैडम। इसमें हमने कोई झूठे बयान में हमने वो देखो कोई इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं किया, ठीक है, और हमने इसके अंदर फ्रॉड कोई नहीं किया, बैटरी को हमने कुछ हिट वगैरह भी नहीं किया, हमने खाली उसकी मानहानि की है, हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हैं, तो वो मानहानि का केस दर्ज कर सकता है। उससे पहले अपने को पता तो हो कि डिफेमेनेशन होती क्या है। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं जो अपने को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब तो अच्छे से आपको पूरा बताया जाएगा कि किसके अंदर क्या आता है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना जो अपना थ्योरी वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है। ये भाई डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर डी पे, थोरिया। ठीक है,
नेक्स्ट है अपना वेरिसेला। वेरिसेला इन्फेक्शन है भाई, इट इज एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय, इन्फेक्शियस डिजीज है किसकी वजह से होती है, तो पूछा ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, वेरिसेला जूस्टर है, रूबेला है, पोलियो है, नॉन अटेम्प्टेड है। देखो रूबेला का तो इसमें रिलेशन लग नहीं रहा, क्योंकि नाम से ही है कि वेरिसेला इन्फेक्शन है, तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन यहाँ से भी अपने को मिल रहा है। तो किस पे जाएगा अपना वेरिसेला जूस्टर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये अपना जब नॉन कम्युनिकेबल सॉरी कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अपने को डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरिसेला इन्फेक्शन होता क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है अपना गायनी से क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ठीक है, टाइप ऑफ लेबर क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर दिया हुआ है प्रोलॉन्ग्ड लेबर मीन्स कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेजेस ऑफ लेबर। देखो इसके लिए बच्चों अपने को पता होना चाहिए लेबर की कितनी स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट में भी कितने सब टाइप हैं कि मैडम लेटेंट होती है, एक्टिव होती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है। बट अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या है। प्रोलॉन्ग मीन्स टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। टाइम ड्यूरेशन उसने पूछा है कि मैडम इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, अगर उन दोनों आवर्स को जोड़ दें, फर्स्ट स्टेज के आवर्स हैं, सेकंड स्टेज के आवर्स हैं, ये कितने से एक्सीड कर जाएं, नॉर्मल ड्यूरेशन में कितने होंगे। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तब वो अपना जाएगा प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मीन्स जो नॉर्मल डिलीवरी टाइम होता है उससे ज़्यादा जा रहा है। तो हम जो फर्स्ट जो प्राइमरी मदर होती है उसके लिए मान के चलते हैं कि अपनी 12 से लेके 18 आवर्स के घंटे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए फर्स्ट सेकंड स्टेज का जो अपना होता है। लेकिन अगर वही आवर्स आपके 18 आवर्स एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो जाएगा किसके अंदर, प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर। वो फिर हम अलग बात करेंगे कि अगर प्राइमरी मदर है या मल्टी ग्रेविडा है कि उसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा ये भी भैया अपने सेम अपना लेबर से ही रिलेटेड है। इसके अंदर बोल रहे हैं एक ग्राफ दिया हुआ है, कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है डाटा का, जिस डाटा उसके अंदर होएगा क्या, माँ का और बच्चे का दोनों का एक ग्राफ बन रहा होता है, लेबर के टाइम पे बनता है, और ये एंटर्ड अगेंस्ट टाइम इन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। एक पेपर के ऊपर एक ग्राफ की चार्टिंग होती है जिसमें 5-7 पॉइंट्स होते हैं कि FHR कितनी होती है बच्चे की, मदर की वाइटल्स हैं वो देखने होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन कैसे बन रहे हैं, क्योंकि ये किस लिए देखना होता है अपने को कि लेबर प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रहा, डिलीवरी टाइम से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसके लिए भी अपने को एक चार्टिंग करनी होती है, और वो चार्टिंग होती है अपनी फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, जब अपनी जो एक्टिव फेज चल रही होती है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्टिव फेज जब चल रही होती है तो उसके अंदर जैसे ही सर्विक्स की डायलेशन 4 सेंटीमीटर होती है ना, 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं हम इसको प्लॉट करना, और इसमें फिर हम देखते जाते हैं कि डिलीवरी होने में भी कितना टाइम बाकी है, ताकि हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकें, माता को जो डिलीवरी समय है वो एग्जैक्टली अपने को पता हो। तो इसमें देखो सर्वाइकोग्राफ है, FHR चार्ट है, पार्टोग्राफ है, बायोमेट्रिक चार्ट है। तो नाम से ही इंडिकेट कर रहे हैं कि मदर और फीटस का है, तो इसमें अपना एक ही रिलेशन होता है, गायनी के अंदर पार्टोग्राफ का वर्ड यूज होता है। ठीक है, ये वही हम फिर वही पार्टोग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या सब पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सर्विक्स का ये नहीं है, फिटल हार्ट रेट वगैरह का रिलेशन इससे नहीं है। ठीक है, तो अपना जाएगा पार्टोग्राफ के ऊपर। फिर वही भाई अपना जो कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो देखो rate is defined as the number of new cases occurring in a defined population during a specified period of time। इसके अंदर इस पे फोकस करो बस, न्यू केसेस आ रहे हैं, न्यू केसेस मतलब अब आपको इनमें से भी पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, मोरबिडिटी और मोर्टिलिटी। मोरबिडिटी होती है किसी की जो डिजीज होने की टेंडेंसी होती है ना, मोरबिडिटी रेट कितने बीमारी जो हो रही हैं। मोर्टिलिटी होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि मृत्यु दर होती है ये। ठीक है, प्रीवैलेंस, इसमें क्या होता है बच्चों, ओल्ड और न्यू केस दोनों मिलके जो कंबाइनली बनता है स्टडी के अंदर, वो होता है प्रीवैलेंस। पूछा जाता है, काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन, सिर्फ डिफरेंस इसमें ये रहता है कि इंसिडेंस में ओनली न्यू केस जो आ रहे हैं वो इन्वॉल्व करेंगे, और प्रीवैलेंस के अंदर हम जो पुराने और नए दोनों जो केस बन रहे हैं वो अपना जाएगा ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से न्यू केसेस आ रहे हैं फिक्स टाइम के अंदर, वो अपना जाएगा इंसिडेंस। वही फिर गायनी से भी भैया अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी देखो सेम वही लेबर से रिलेट मतलब गायनी से रिलेटेड है। फीलिंग ऑफ लाइफ, बच्चे की पहला मूवमेंट कब होता है किसी माँ को,
जब प्रेग्नेंट होती है। फीलिंग ऑफ लाइफ डिनोट्स द वुमेन एक्टिव फीटल मूवमेंट्स, कि बच्चा घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है बाय द वुमेन। ये कौन सा टाइम होता है जब एक माँ को लगता है कि बच्चा घूम रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से हम ट्राई करेंगे। एक है ओसलेंडर साइन, गुडेल साइन, क्विकनिंग, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें देखो ओसलेंडर साइन तो जो अपनी वेजाइनल पल्सेशन होती है ना, वहाँ पे वेजाइनल पार्ट के आसपास अपने को जैसे धड़कन सुनाई देती, पल्सेशन होती है, वो होता है ओसलेंडर साइन। गुडेल साइन में भी इसमें भाई अपनी सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। क्विकनिंग, हाँ ये हो सकता है, ये ही है। क्विकनिंग मीन्स अपने को फर्स्ट टाइम जो मदर है उसको बच्चे की मूवमेंट महसूस हुई है। ये यूजुअली 18 से 20 हफ्ते में मदर को फील होती है, ठीक है। 4th-5th मंथ के आसपास मदर को जब पहली बार जीवन का अपने अंदर पता चलता है तो उसको बोलते हैं क्विकनिंग। ये अपने फाल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं भाई, मदर को लगता है कि मेरे को दर्द स्टार्ट हुए हैं, बट अभी वो रियल पेन नहीं है, तो वो ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे। तो ये भी सब पॉइंट्स हैं, आते हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, बेसिक क्वेश्चंस हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भाई, इट इज द वर्बल इंटरचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडिया। किसी के साथ बैठ के हम अपने विचार, आइडिया को एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें तो क्या डिसीजन होगी, क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कन्फ्लिक्ट तो कुछ है ही नहीं, वाद विवाद तो कुछ होगा नहीं। तो बच गया क्या, कम्युनिकेशन। हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज का। नेक्स्ट है भाई, हाँ ये भी अपना रिसर्च का क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसर्च से। इसमें देखो स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एक्सपीरियंस। बस पॉइंट यही है, यही पकड़ना है कि कौन सी रिसर्च स्टडी के अंदर अपने को कौन सा पॉइंट मिल रहा है, आंसर वही होएगा। लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हो सुनामी विक्टिम्स इन द सिलेक्टेड विलेज ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सुनामी देखी गई, हमने उन लोगों से जाके बातचीत की, तो ये किस टाइप की रिसर्च स्टडी में आ रहा है। तो वही फिर बात जाएगी कि मैडम क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव में तो भाई न्यूमेरिकल डाटा यूज होगा, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, हम उसके लाइव एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। अब जाएगा हम क्वालिटी, हाँ क्वालिटी हो सकती है, उसके इमोशन से बात कर, इमोशनल चीज अटैच होंगी उससे। तो अब देखो इसके अंदर क्वालिटेटिव में आता है फिनोमिनोलॉजिकल, इथनोग्राफिक, जिसने रिसर्च पढ़ी होगी वो ऑब्वियसली इनको जानता होगा, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। ऐसे करके 4-5 एग्जाम्पल्स हैं जो अपना क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगे। तो फिनोमिनोलॉजिकल में होता है हम लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं लोगों से, जो जिए, कोई दुर्घटना हुई है, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, तो फिनोमिनोलॉजिकल के अंदर आएगा, ठीक है। इथनोग्राफी में हम उसकी कल्चर से रिलेटेड स्टडी पूछते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्शन का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। हिस्टोरिकल में हम उसकी पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करते, पास्ट डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का डिजाइन का, सॉरी क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च का एग्जांपल होता है। तो ये अपना आएगा फिनोमिनोलॉजिकल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डेफिशिएंसी से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने को पूछा गया है वाइट आउट स्पॉट क्या होते हैं, किसकी कमी से होते हैं। सीधी सी बात है भाई, सी से तो अपना शक्कर भी होएगा, ठीक है। बी, टाइप्स ऑफ बी कौन सा है, ठीक है, तो अपना काफी B1 B2 B3 B6 है ना, B9 वगैरह होते हैं। तो उसकी पार्टिकुलर डेफिशिएंसीज हम अलग से फुल डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। विटामिन डी, वही वही बच्चों में कौन सा होता है, अडल्ट में कौन सा होएगा, किसमें रिकेट्स बोलते हैं, किसमें ओस्टियोमलेशिया। तो ये तो अपने को विटामिन डी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। लास्ट रह गया विटामिन ए, हाँ ये विजन रिलेटेड जो अपना हेल्थ होती है उसमें इसका बहुत अच्छा रोल होता है विटामिन ए का। तो जो क्लासिकल साइन होता है बाइटोट स्पॉट, जो विटामिन ए डेफिशिएंसी का हम बोल सकते हैं क्लासिकल, क्लासिकल डेफिशिएंसी जो बोली जाती है विटामिन ए के अंदर, वो है अपनी विटामिन ए की डेफिशिएंसी। और उसमें ये स्पॉट बनता है, ये क्या होता है, अपना जो व्हाइटिश पार्ट होता है ना आँख का, वहाँ जो कंजक्टिवा है वहाँ पे फोमी फोमी पैचेस, झाग के जैसे अपने को पैच दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसकी पार्टिकुलर सभी की डेफिशिएंसी हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ये पूछ रहा है कि सिंगल प्रेगनेंसी के टाइम पे एक जो हेल्दी एवरेज वुमेन है वो कितना वेट गेन करती है, कितना केजी उसका वेट गेन होता है। तो ऑप्शन देखो भाई, 11 15 20 और 6। तो इसमें अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी याद ही करने का है। तो ऑन एन एवरेज अपने को
11-12 केजी के आसपास तक अपना जो एवरेज वेट गेन होता है वो होएगा, तो इसमें अपना ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट है भाई इंसुलिन। इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि पैंक्रियाज में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, ठीक है, और गामा सेल्स हैं, कौन कौन सी क्या क्या रिलीज करती हैं। तो अपना इंसुलिन है वो अपना बीटा सेल्स रिलीज करती हैं, ठीक है। मास सेल का भी पैंक्रियाज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अल्फा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स है, कौन सोमेटोस्टेटिन रिलीज करेगी, ठीक है, कौन ग्लूकागन रिलीज करेगी। तो ये जब पैंक्रियाज का टाइम आएगा फुल हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। जहां इन्फ्लेमेशन आ जाए कॉमन सी बात है आइटिस लगेगा, यहाँ पे यूरेटर है तो यूरेट्राइटिस। गाल ब्लैडर का हम इसको बोलते हैं, सॉरी, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है भाई। लीवर का हेपेटाइटिस, किडनी का नेफ्राइटिस। तो ये पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो इन्होंने यूरेटर का पूछा है तो यूरेट्राइटिस। नेक्स्ट चलते हैं, इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बाय विच वी इंटरप्रेट आवर सेंसरी इनपुट्स। कुछ चीजें हम देख रहे हैं, सेंसेशन में हमारी जा रही हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी संवेदी सूचना की व्याख्या करते हैं। अभी जैसे मैंने गाड़ी देखी है या मैंने कुछ देखा, पहले मेरे को वो सेंसरी इनपुट गई है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन, ठीक है। अब इंस्टिक्ट होती है भाई, ये जन्मजात होती हैं, बाय बर्थ अपने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे बच्चा होते ही दूध पीना कैसे स्टार्ट कर देता है, वो बाय बर्थ होता है, ठीक है। वो इंस्टिंक्ट चीजें होती है जो बाय बर्थ एक बच्चा पैदा जन्म लेके ही पैदा होता है, ठीक है। मोटिवेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, सेंसिस का कुछ नहीं है। सेंसिस तो हम उस स्टिमुलाई को देखने के लिए यूज कर रहे होते हैं, बट ये जो इसमें प्रोसेस पूछी हुई है वो प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस होती है परसेप्शन की, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई अपनी एपिडेमियोलॉजी से, कैसे बीमारियां बन रही हैं, कैसे फैल रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप्स आइडेंटिफाई एज हैविंग ए पार्टिकुलर डिजीज है, हेल्थ डिसऑर्डर या कोई कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या आएगी भाई, इसमें बोल रहा है कि कोई उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे जनसंख्या या धन समूह में किसी विशेष रोग, स्वास्थ्य विकार या जांच के अधीन स्थिति के रूप में पहचाना गया हो, ठीक है। तो इसमें जिसको दिक्कत हो रखी है, ठीक है, जो अभी फिलहाल प्रॉब्लम में जा रहा है, चाहे वो एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो फिलहाल उस बंदे को पार्टिकुलर डिजीज है, हैविंग दैट पार्टिकुलर डिजीज, अभी वो केस बन चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, केसेस, ठीक है। एजेंट क्या होता है, जो उस चीज को फैलाएगा। होस्ट, जिसमें वो चीज उसको पनप रही है या उसमें रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट कैरियर। कैरियर में सिम्टम्स नहीं आते बच्चों, कैरियर अभी उसको सिम्टोमेटिक फेज में होता है, वो स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो जिसमें जो पार्टिकुलर हैविंग दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड केस। नेक्स्ट है, आर क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, थिंग्स और सिचुएशन दैट कैन वेरी और चेंज। जहां भी आपको ये वर्ड लिखा दिख जाए ना रिसर्च के अंदर, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वेरिएबल्स का खुद नाम ही क्या है, जो चेंज हो सके टाइम के साथ, ठीक है, जिनको हम एज पर आवर स्टडी डिजाइन के हिसाब से वेरी कर सके, चेंज कर सके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। दैट कैन चेंज और वेरी। कॉन्स्टेंट तो चेंज होएंगे नहीं, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ उसकी डेफिनेशन से उसकी व्याख्या दी हुई होती है बच्चों, कोज एंड इफेक्ट का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूनिक बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम सनलाइट एंड फूड। देखो विटामिन है, लगभग सभी विटामिन अपने को खाने से मिलते हैं, लेकिन कौन सा विटामिन है जो अपने को एक थोड़ा सा यूनिक उस चीज को बनाता है, ठीक है। तो एक ही विटामिन डी ही ऐसा है जो यूनिक है, क्यों, खाने से भी मिल रहा है और सनलाइट से भी मिल रहा है, इस वजह से इसको हम यूनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। जैसे मदर का भाई एब्डोमन है ये, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस, relationship of the long axis of fetus to the long axis of the centralized uterus और maternal spine। मदर की स्पाइन के साथ जो बेबी की रिलेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, लाई और नन ऑफ द अबव। देखो हम अपना आंसर जाएगा लाई के ऊपर। लाई क्या होती है भाई, मदर का जो स्पाइन है
उसमें बच्चे की पोजीशन क्या है वो देखो, अपनी बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल लाई हो सकती है, ट्रांसवर्स लाई हो सकती है, ओब्लिक। तो बच्चा किस पोजीशन में है, बिल्कुल सीधा है, ओब्लिक में है, ट्रांसफर है, तो ये होता है रिलेशनशिप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, द टर्म इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन नियरली ऑल पीपल। भाई सभी लोगों को जो हेल्थ को बनाए रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या बोली जाती हैं, सीधी सी बात है, सभी को, सभी ने पता है, रिकमेंडेड डेली अनाउंसेस। देखो इसमें टाइमली, भाई समय के हिसाब से कब उसको चाहिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है। वीकली भी ऐसी कोई न्यूट्रिएंट नहीं होती जो सिर्फ वीक में ही है। ईयरली तो इसमें अपना जाएगा आरडीए, क्योंकि आरडीए हम मोस्ट कॉमनली सुनते हैं कि आरडीए मीन्स जो डेली की डेली किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसको आरडीए बोला जाता है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन फिर से आ रहा है, देखो भी पीछे जो पढ़ा था, इज अ क्राइम ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट अनदर पर्सन, कि अब हम उसको वॉयलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हिंसा कर रहे हैं। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, फ्रॉड, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, कोई अपनी गोपनीयता नहीं जा रही, हम उसको कुछ मानहानि भी नहीं कर रहे, तो इसमें हम उसको डायरेक्ट हिंसा कर रहे हैं, मार सकते हैं, हिट कर सकते हैं, तो वो अपना जाएगा असोल्ट में। नेक्स्ट है, इट इज इसेंशियली ए कोग्निटिव एक्टिविटी। देखो मेमोरी है अपना, रीजनिंग है, ये अपने कोग्निटिव फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसने पूछा क्या है, कोग्निटिव एक्टिविटी या कोग्निटिव प्रोसेस क्या होती है, तो अपना इसके अंदर जाएगा, सॉरी, इसेंशियली एक कोग्निटिव एक्टिविटी, सॉरी बच्चों, इसमें जो थिंकिंग है और जो मेमोरी है ये अपना है, अपनी कोग्निटिव फंक्शंस में जाते हैं। तो जो कोग्निटिव एक्टिविटी क्या है जिसमें अपने को दिमाग लगाना पड़ रहा है, वो अपना है रीजनिंग, ठीक है। वही पीछे वाला क्वेश्चन है, इसे मैंने आपको समझा दिया था। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर हम पीछे जाते हैं, प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं, तो वही इसमें भी आएगा अपना, बट इसमें इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया और इसमें इन्होंने टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन दे दिया। तो ये है केस कंट्रोल। केस कंट्रोल कैसे, हम इसमें केस पकड़ते हैं जो बीमार है और इसकी हम पीछे स्टडी करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव की, इसका कारण क्या रहा होगा, ठीक है। तो ये अपना केस कंट्रोल पे जाएगा। डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं है इसमें, क्रॉस सेक्शनल केसेस वगैरह का रिलेशन नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जहां भी आती है इसका एग्जाम्पल होता है केस कंट्रोल, ठीक है। 57 है, is a formal tentative statement of the expected relationship between two or more variables under the study। इसमें हम जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जाएगा क्या, देखो डेफिनेशन नहीं है ये, इसमें तो अपने को रिलेशन दिखानी है वेरिएबल्स की, रिसर्च क्वेश्चन भी नहीं है, प्रॉब्लम इसमें नहीं दे रखी। तो जहां भी वेरिएबल की अपने को जो रिलेशनशिप होती है ना, वो फाइंड करवानी हो, तो रिलेशनशिप भाई बच्चों किससे आती हैं, वो अपने को हाइपोथेसिस करवानी पड़ती हैं। हाइपोथेसिस क्या होती हैं, जो एक्सेप्ट भी की जा सकती हैं या रिजेक्ट भी की जा सकती हैं। फाइनल आउटकम क्या आता है, वो देखा जाता है कि भाई वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, कुछ अफेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, तो वो आ जाएगा अपना किसमें, हाइपोथेसिस के अंदर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रूसेलोसिस का, ठीक है, पूछा जाता है ये किसकी वजह से होता है, मतलब क्या इसका मेन पीछे है। तो वायरल, फंगल, प्रोटोजोल तो बच्चों कोई नहीं है, ये जाता है अपना बैक्टीरियल, क्योंकि ये क्या है, जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब ये अपना जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक कैटल हैं, भेड़ बकरी हैं, गोट है, शिप है, ठीक है, उनसे फैलता है। कब फैलेगा, जब उनका इन्फेक्टेड दूध हम पीते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन है, वो दूध में जा रहा है, तो इसके लिए अपने को पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क बहुत जरूरी होता है, उनकी जो मिल्किंग कर रहे होते हैं उनके लिए ग्लव्स मैंडेटरी होते हैं। तो ब्रूसेलिस इन्फेक्शन अपना वन काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये अपने को याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, एनोमली कंडीशन है, क्योंकि डेफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द स्कल, स्कल नहीं बन रहा, ब्रेन टिश्यू नहीं बन रही, बट द फेशियल पोर्शन इज नॉर्मल, मुंह ठीक ठाक है, लेकिन जो ऊपर का अपना ब्रेन का स्कल का पार्ट होता है वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या स्पाइना बाइफिडा है, क्या एंसेफेलोसील है, एनएनसीफेली है, हाइड्रोसिफेलस है, अपने को पता होना चाहिए। देखो इसमें तो हाइड्रोसिफेलस कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सीएसएफ वगैरह कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। एंसेफेलोपैथी हो सकता है, क्योंकि देखो ए लगा हुआ है, अब्सेंस,
स्कल ही अपना अब्सेंट है, बिल्कुल हो सकता है। एनसेफेलोसील में अपनी मेनिंजेस होती हैं, जो ब्रेन की कवरिंग होती है वो अपने कहीं ना कहीं अपने ब्रेन क्रेनियम पार्ट से, क्रेनियम बोन से वो बाहर प्रोट्रूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से कंडीशन बनती है एनसेफेलोसील। स्पाइना बाइफिडा भी, बट इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अच्छे से, जैसे वर्टिब्रास होती है उनका फ्यूजन नहीं हो रखा होता, तो स्पाइनल बाइफिडा भी नहीं है। जो क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड है वो अपना जाएगी एनएनसीफेली के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट। इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं, सभी को पता है कि भाई नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये भी किडनी का ही पार्ट है, बट उसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जाएगी वो अपना नेफ्रॉन पे जाएगी। नेक्स्ट है भाई, ये भी कम्युनिकेशन रिसर्च वगैरह से क्वेश्चन है अपना। इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट पीपल्स और थिंग्स वर्क टुगेदर टू अटेन स्पेसिफिक गोल और एम्स। भाई लोग मिल के, ग्रुप्स हैं, पीपल हैं, वो मिल के कुछ चीज को अचीव करना चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन आदान प्रदान कुछ नहीं करे, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं है, कहीं असमंजस भी नहीं है अपने को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बच गया, कोऑपरेशन, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन क्या जाएगा अपना, इसमें अपना जैसे बोल रहे हैं कि थिंग्स टुगेदर टू अटेन स्पेसिफिक गोल्स और एम्स, तो ये अपना जाएगा कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन है एंटेरिक फीवर क्या होता है, ये किससे रिलेटेड है। जहां भी आंतों की बीमारी आ जाए तो सीधी सी बात है, ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लू फीवर है, टाइफाइड फीवर है, डेंगू हेमरेजिक फीवर है, मलेरिया फीवर है। एंटेरिक फीवर को ही हम टाइफाइड फीवर बोलते हैं। इसमें कंसेप्ट की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने की बात है। आंतों की बीमारी, टाइफाइड फीवर जो अपना कंटामिनेटेड फूड वाटर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि एवरेज डेली फ्लूइड इनटेक फॉर अडल्ट इन इज अबाउट, एक अडल्ट फीमेल सॉरी अडल्ट पर्सन को कितना अपना फ्लूइड लेना चाहिए, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं 2 से 3 लीटर हम एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 3 के आसपास तो कोई रेंज है नहीं, तो हम 1500 से 2000 के आसपास जाएंगे, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वही मैडम B1 की है, B2 की डेफिशिएंसी है, B3 की है, B5 है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो अपने को दे क्या रखा है, देखो इसको बोलते हैं कोबलामीन, ठीक है। इसकी वजह से होता है पर्निशियस एनीमिया। B1 होता है अपना राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो अपना ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। विटामिन B3 नियासिन और B2 ये अपने हैं नहीं, तो अपना सीधा सा जाएगा विटामिन B1 का राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है इज द अनदर पर्सन और एनिमल वेयर ऑर्गेनिज्म इज नरिश्ड और हार्बर्ड, जहाँ पे अपना क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म है वो अभी नरिश हो रहे हैं, उनको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ से वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना किस पे जाएगा, देखो दिक्कत किसके अंदर है, होस्ट वो बंदा होता है जो उस चीज़ों को कैरी कर रहा होता है, उसके अंदर जैसे कोई एंटी बैक्टीरिया अंदर आके ग्रोथ कर रहा है, अब उसके अंदर उसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, तो नेचुरली उस चीज़ को वो नरिश कर रहा है, तो होस्ट ही वो बंदा होगा, ठीक है। रिजर्वोयर तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है, रिजर्वायर उसको बोलते हैं, ठीक है। कैरियर भी नहीं है, व्हीकल्स ये इसके अंदर कोई वाहक का भी इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ, तो होस्ट पे इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म इज प्रोपेगेटेड बाय, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आया था अपना साइको एनालिसिस, उसमें 3 4 जो ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उसमें काफ़ी जैसे विलियम जेम्स था, सिगमंड फ्रूड था, विलियम वुड था और जॉन बी वॉटसन था, ठीक है। तो अपना गया था सिगमंड फ्रूड पे साइको एनालिसिस का। लेकिन वहीं इसमें देखो कोई फंक्शनलिज्म का है, कोई अपना फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी का है, ठीक है। तो अब इसमें स्ट्रक्चरलिज्म का पूछा हुआ कि ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो किसी ने अवधारणा दी थी वो अपना इसमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो अपना जाएगा कौन, विलियम वुंड। ये हम जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म का कौन है, स्ट्रक्चरलिज्म का कौन है, ठीक है, साइकोएनालिसिस का कौन है। नेक्स्ट है वो साइंस जो डील करती है अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम, कोई भी दवाइयाँ ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे काम कर रही हैं वो किस में पढ़ेंगे हम, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी या फार्मेसी, किस में पढ़ेंगे। तो लॉजी जहाँ भी आ जाए तो स्टडी होती है, ठीक है।
तो फार्मा की स्टडी, मेडिसिन्स की स्टडी कि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे काम करती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बीइंग के ऊपर काम करेंगे फार्माकोलॉजी। मैडम फिर काइनेटिक्स क्या होगी, डायनेमिक्स क्या होगी? देखो, डायनेमिक्स फार्माकोडायनेमिक्स होती है कि ये ड्रग जब अंदर जा रही है ना, तो ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करेगी, ठीक है, वो ड्रग कैसे एक्ट कर रही है, वो होता है डायनेमिक्स। काइनेटिक्स क्या होगा, ह्यूमन बॉडी है, वो उस ड्रग के ऊपर क्या कर रही है, ठीक है, तो ये होता है काइनेटिक्स के अंदर। फार्मेसी सिंपल वर्ड है कि हम दवाइयाँ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, डिस्पेंसी कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो साइंस पढ़ रहे हैं, वो स्टडी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी जाएगा। वही अपना फैमिली टाइप से आ गया भाई, जहाँ पे वाइफ गोज एंड लिव्स इन द हाउस ऑफ हस्बैंड आफ्टर मैरिज। जो नॉर्मली हम अपना नॉर्थ इंडिया के अंदर देखते हैं कि शादी के बाद लड़की पति के घर में जाके रह रही है, तो उस टाइप ऑफ मैरिज को या उस कैरेक्टर को हम बोलेंगे क्या, ठीक है। इसके अंदर देखो मैट्री लोकल, जिसमें ये नॉर्मली अपना जो मेघालय रीजन वगैरह है ना, ईस्ट के अंदर, वहाँ देखे गए हैं मैट्री लोकल फैमिलीज होती हैं, जहाँ पे लड़कियाँ मतलब हस्बैंड उनके लड़की के घर आके रहते हैं, ठीक है, मैट्री लोकल के अंदर। मैट्री लोकल ये एज सच कोई वर्ड इतना फेमस नहीं है। न्यू लोकल होता है जहाँ पे नई फैमिली, जैसे लड़का लड़की ने शादी की और वो कहीं जाके नए मकान में शिफ्ट हो गए, ना तो मैट्री के साथ है ना पैट्री के साथ है, ठीक है, न्यू लोकल जाएगा। पैट्री लोकल क्या होएगा, हाँ इसके अंदर है पितृ लोकल, मीन्स कि जो सॉरी मेल डोमिनेंट जो फैमिली होती है, मतलब वहाँ लड़कियाँ जो हस्बैंड के घर है वहाँ जाके रहेंगी। और ए वन काइंड ऑफ अपना जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा पंजाब राजस्थान में पैट्री लोकल ही अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। 79 क्वेश्चन है भाई। द टर्म डिजीज रेफर स्पेसिफिकली टू द करंट केसेस। देखो पीछे मैंने बता दिया है, ये ओल्ड एंड न्यू, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। न्यू है तो इंसिडेंस है, ओल्ड एंड न्यू है तो अपना जाएगा प्रिविलेंस के ऊपर क्वेश्चन। ये कुछ कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन अगर आपको रिटेन है तो। नेक्स्ट है हेल्दी मदर वाइल ब्रेस्ट फीडिंग विल प्रोड्यूस। जब एक माता जब वो ब्रेस्ट फीडिंग की फेज में चल रही होती है, तो वो कितना दूध पर डे बनाती है। देखो बच्चों एवरेज मान के चलो, ये भी याद करने का है, 600 से 800 ml पर डे एक हेल्दी मदर होती है, बॉडी के हिसाब से और न्यूट्रिशन के हिसाब से नॉर्मली प्रोड्यूस करती है। तो अपना किसके आसपास रेंज आएगी, अपना आ जाएगी 500 से 900 ml, क्योंकि ये कम हो जाता है, ये बहुत कम है, ठीक है, तो अपना सी ऑप्शन इसके नियर बाई है। नेक्स्ट, ये ज़्यादा दिमाग भी क्या ही लगाएं इसमें, हार्ट सबको पता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं कि पेल्विक, थोरैसिक, एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं, उनमें पार्टिकुलर कौन सा पोर्शन कहाँ होता है। तो पेल्विक में तो भाई होगा नहीं, यूट्रस वगैरह होते हैं। क्रेनियल ये स्कल बोन से रिलेटेड है। एब्डोमिनल ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हो गया। बच गया थोरैसिक, जहाँ अपने लंग्स हार्ट की पोजीशन होती है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, भाई जिसने पहली बार टीकाकरण स्टार्ट किया था ना, जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो लेके आया था, ठीक है, उसी ने ही अपना नींव रखी थी इम्यूनाइजेशन की। और नाम को बिल्कुल मत भूलना, जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो अपना ये अपना जाएगा रॉबर्ट कोच, जब हम पढ़ेंगे कोच पास्चुरेट दिया था जो टीबी से रिलेटेड है, ठीक है। लुइस पास्चर, पास्चुराइजेशन नाम तो सबने सुना है, चाहे मेडिको है नॉन मेडिको है, ठीक है। एंटोन वेल ल्यूवेनहॉक, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट बंदा था जिसने कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था ना, चाहे वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, वो ये बंदा था जिसने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी थी, ठीक है। तो अपना जाएगा कौन सा, जेनर। इम्यूनोलॉजी से आप हमेशा याद रखना जेनर। 83 है इनेट और इनबोर्न टेंडेंसी और साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जन्मजात बच्चा लेके पैदा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे सकलिंग रिफ्लेक्स है, बच्चे को अगर मदर की निपल मिल जाए तो अपने आप वो सक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, सहज वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, वो अपने आप उसकी नेचुरल इनबोर्न होती हैं, ठीक है। तो ये भी अपने को याद करने की, इसमें कोई मोटिवेशन, सेंस, परसेप्शन वगैरह का रोल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है भाई, इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एज लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। जहाँ से दवाइयाँ टीकाकरण के लिए जो लोकल आंगनवाड़ी तक पहुँच रही हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पे पहुँच रही है, उसके लिए कोई सिस्टम बनता होगा। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का जो माहौल बना के रखना होता है ताकि वो दवाइयाँ खराब ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, वो चेन प्रणाली क्या है, वो सिस्टम क्या है जिसकी वजह से वो दवाइयाँ ठीक रहती हैं
और मैंने जो बनाने वाला है उससे लेके जहाँ पे उस बच्चे को दवाई लगनी है वहाँ तक वो अच्छे तरीके से पहुँच जाए, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन। और ये टेम्परेचर होता है इसका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, आइस पैक इसमें हम लगा के रखते हैं, जो कैरियर बॉक्स होते हैं ना, तो वैक्सीन कैरियर भी नहीं है, हॉट चेन कुछ नहीं होती, तो कोल्ड चेन अपना जाएगा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। हाँ, ये भाई पीछे जो देखो रिसर्च के काफी क्वेश्चन हैं 2023 के अंदर, तो इसको आप लाइटली मत लेना। इज द वन इन विच रिसर्च कलेक्ट डाटा एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो अभी देखो आपको दिए हुए हैं, अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल है, एक क्रॉस सेक्शनल है। इसने पूछा है पार्टिकुलर टाइम। मान लो पूछ लें कि 1950 में ओबिसिटी रेट कितना था, हाइपरटेंसिव के केसेस कितने थे 2012 के अंदर, तो ये आता है अपना एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं ना, उसमें भाई जो पार्टिकुलर हम किसी स्पेसिफिक टाइम को उठाते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल इसमें स्पैन होता है, टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, 10 साल का, 5 साल का, बट किसी स्पेसिफिक टाइम की अगर कहीं बात होती है तो वो क्रॉस सेक्शनल में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स भाई, वेरिसेला, ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन था। चिकन पॉक्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय थ्रू विच रूट, वेक्टर, ड्रॉपलेट, व्हीकल, डस्ट। कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अपने को कैसे फैल सकती है। देखो वेक्टर क्या होता है, इंसेक्ट है, फ्लाई है, मॉस्किटो है, फ्ली वगैरह है, ठीक है, जो वो होती है अपनी वेक्टर बोर्न डिजीज। ड्रोपलेट, ड्रोपलेट मीन्स ड्रोपलेट न्यूक्लियाई है, ठीक है। ड्रोपलेट ट्रांसमिशन होते हैं न्यूक्लियाई में, तो देखो बच्चों क्या होता है, जो 5 माइक्रोन से कम का अपना जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये 100 मीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर सकता है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो मन मानो 100 मीटर आप कहीं भी डिस्टेंस में बैठे हो, तो वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई पहुँच सकती है आपके पास तक, ठीक है। और ट्रांसमिशन में मोर देन 5 माइक्रोन का होगा, बट वो लेस देन 100 मीटर कवर करेगा, तो ये अपना ड्रॉपलेट के अंदर आता है। तो चिकन पॉक्स भी अपना वन काइंड ऑफ क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर आ रहा है। हाँ, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, ये सिर्फ याद रखने की चीजें हैं। इसमें आपको नॉर्मल वैल्यूज का पता हो, क्वेश्चन में सेकंड भी नहीं लगती। तो इसमें जो नेट्रीमिया, सोडियम, हाइपो मीन्स कम, लेस, ठीक है, तो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट होता है ये अपना जो रेंज होती है नॉर्मल सोडियम की ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इससे तो नीचे जा रहा है 135 से, तो ऑप्शन कहाँ जाएगा, हाइपो पूछा है इसने 135, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट होता है, किसी भी अपनी जो ब्लड सेल्स होती हैं किसी का भी पूछा जा सकता है कि लाइफ स्पैन कितना है, तो इन्होंने पूछा है आरबीसीज का। ये भी अपना एक फैक्चुअल सा डाटा है कि भाई आरबीसीज अपनी 120 डेज, ठीक है, इतना दिन ही जीवित रहती हैं। बाकी मैडम डब्ल्यूबीसी कितना दिन जीवित रहेगी, उसमें फिर फर्दर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, तो वो अलग अलग पार्टिकुलर टाइम के हिसाब से हम बताएंगे आपको बाद में। मीजल्स, पहले मैंने आपको बताया था मीजल का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखो रूबेला को बोलते हैं, जर्मन मीजल को बोलते हैं, मम्स को बोलते हैं, या रूबियोला को, किसको बोलेंगे, ठीक है। तो भाई जहाँ भी रूबियोला दिख जाए ना, मीजल वही होता है, इसी को दूसरा नाम रूबियोला बोलते हैं। ये है अपना जर्मन मीजल, ठीक है, रूबेला, दोनों ऑप्शन इन्होंने एक में ही दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रग अप्लाई टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट ऑफ लोकलाइज्ड एक्शन। बाहर से कोई भी लोकल जगह पर उसका इफेक्ट डालने के लिए हम वहाँ दवाई लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो उस चीज़ को किस टाइप की एप्लीकेशन बोला जाता है बच्चों, सिस्टमेटिक मीन्स ब्लड के अंदर, हम डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड आप जो बोतल लगवाते हैं वो आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं। एंट्रल रूट, एंट्रल मीन्स गट में जाएगा, स्टमक में जाएगा आपका, तो उसमें आपका ओरल, सबलिंगुअल, जीभ के नीचे कैसे भी रूट हो सकता है। पेरेंट्रल और टॉपिकल, ठीक है। पेरेंट्रल में पेरेंट्रल भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट बच के अपना जो लोकल एप्लीकेशन होती है वो अपनी जाएगी किसके अंदर, टॉपिकल के। कोई भी ऑइंटमेंट, क्रीम हम किसी साइट पे बाहर से लगा रहे हैं, तो बच्चों वो टॉपिकल के अंदर आते हैं। लास्ट 97 है अपना नॉमिनल लेवल। ये भी अपने जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट आएंगे, तो मैडम
नॉमिनल है या अपना ऑर्डिनल है, ठीक है, रेशियो लेवल है। तो ये रिसर्च के काफ़ी क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी फ्यूचर में आ सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो अपने को याद रखनी पड़ेगी। तो नॉमिनल के अंदर अपना क्या जाएगा, इसमें देखो नॉमिनल में ना एक स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया उसका, ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपना नॉमिनल के अंदर, ये अपने को याद रखनी पड़ेगी, नॉमिनल में क्या है, ऑर्डिनल में क्या। ऑर्डिनल में जैसे अपनी रैंक आएंगी, मेरिट आएगी, हेल्थ स्टेटस आएगा, बेटर है, पुअर है, ठीक है। तो अपना नॉमिनल किस में जाएगा, जेंडर स्पेसिफिक, मेल है या फीमेल है। सीधी सी बात करते हैं नॉमिनल के अंदर या तो ये या ये। तो वेट अपना इसके अंदर नहीं आएगा, ये रेशियो लेवल वगैरह में देख लेंगे। हेल्थ स्टेटस भी नहीं है, ये अपना ऑर्डिनल में जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर की रेंज होती है भाई। स्लिम डिजीज, ऐसी बीमारी जो बिल्कुल दुबला पतला कर दे, बिल्कुल पतला कर दे इंसान को, कौन सी है, हमेशा याद रखना, एड्स को स्लिम डिजीज बोला जाता है, ठीक है। क्लेमाइडिया, गोनेरिया, सिफिलिस वगैरह, इससे कोई रिलेशन नहीं है। स्लिम डिजीज का नाम आते ही अपना क्या होता है, एड्स पे जाते हैं। लास्ट है अपना नर्सिंग पोर्शन से क्वेश्चन। And pregnancy in one which the fertilized ovum is implanted and developed outside the normal endometrial cavity। जो नॉर्मल एक कैविटी होती, गर्भ होता है जहाँ पे बच्चा जो इम्प्लांट होता है फर्दर ग्रो करता है, लेकिन वहाँ ना ग्रो होके बच्चा कहीं भी दूसरी जगह आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी, बच्चा वहाँ ना लगे कहीं फैलोपियन ट्यूब में हो गया या कहीं दूसरी जगह, तो उस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी को आप क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल, एक्टोपिक, ओवेरियन, एब्डोमिनल। देखो जगह नहीं दी गई है, ओवरी नहीं बोला गया है, एब्डोमिनल पार्टिकुलर एब्डोमेन भी नहीं बोला गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस ये इन बिटवीन टिश्यूज में पाया जाता है। बच गया क्या, एक्टोपिक। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तो इसी के साथ हम एक आपको जर्नल इंट्रोडक्शन मिल गया हो गया कि मिलने वाला क्या है आपको, हर सब्जेक्ट का कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। होप सो इसमें से कुछ आपको क्वालिटी वाली चीज़ें मिली होंगी। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन के पर्पज से ही क्लास थी, बाकी उत्तम सर आपको अच्छे से बता देंगे आगे का जो भी शेड्यूल रहेगा। तो भी ये हमारा अब जो है 70% हो चुका है, 30% मैं अभी करवाऊंगा, रुक जाना अभी कंप्यूटर और जो चीज़ें हैं, क्योंकि स्टाफ नर्स का ये कंप्लीट जो है आपका प्रीवियस ईयर है, तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो ये कंप्लीट हो जाए, थोड़ा जो है फास्टली करेंगे, मैम लेट ना हो जाए, इसलिए जो मैम से पूछ लेते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा आया है। देखिएगा मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका पोर्शन रहा है, पोर्शन के अंदर 70% जो आपका आता है वो आता है स्टाफ नर्स का सिलेबस, ठीक है। हम स्टाफ नर्स का पूरा सिलेबस करवाएंगे यहीं पर, इसके अंदर तीन टीचर जो हैं इसको करवाएंगे, मैं एना और फिजियो करवाऊंगा, मैम भी करवाएंगी, और एक मैम और है हमारे साथ, वो भी जो है जो मतलब जो है पूरा सिलेबस जो हम करवाने का काम जो है आपका करेंगे। इसको देख लेते, उससे पहले मैम बता देंगे आपको कि कहाँ कहाँ से जो है आपको तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर अब आपको फोकस करना है, पिछले पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार मैम इनको बता देना कि ये यूनिट जो है आपको तैयार करनी है। ठीक है सर, बिल्कुल, क्योंकि देखो इसमें जो अपना 2023 का क्वेश्चन पेपर आया ना बच्चों, इसमें रिसर्च के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, गायनी से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, सिंगल वन जो वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, काफ़ी पूछे हुए हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अपने को देखो नेक्स्ट टाइम ये श्योरिटी नहीं होती कि मैडम इसी सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसके लिए अपने को ज़रूरत क्या है कि हम बेसिक्स देखो, एचएससी का जो जो फर्स्टली हम अपने माइंड में रख के चलें कि अपने को एचएससी टाइप की प्रिपरेशन चाहिए, कम टाइम में चाहिए, शॉर्टेस्ट नॉलेज है, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन के अंदर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे कम्युनिटी है, मेडिसिन है, गायनी है, या फिर भाई माइक्रोबायो जो कुछ भी है, ठीक है। तो कंटेंट के हिसाब से आपको वेल प्रिपेयर्ड आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी। ये नहीं है कि पीछे जो आया था, गारंटी नहीं होती कि आगे आएगा, बट जो पीछे कवर हो आ चुका है उसको भी कवर करेंगे, साथ में कुछ आपको अपडेटेड नॉलेज भी देंगे। तो उसी के साथ हम फिर अपना नेक्स्ट अपनी क्लास में आपको मिलते हैं लेक्चर के साथ। चलो मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका हरियाणा जीके से है, वैसे मैं बता देता हूँ 70% जो है आपका जो सिलेबस है वो नर्सिंग से आएगा, जिसको 3 टीचर कवर करवाएंगे, ठीक है। और जो 10% आपका जो आने वाला है वो आपका कंप्यूटर आने वाला है, कंप्यूटर से जो है आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जो जीके जो है
यहाँ से आपके लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा जो और जितना भी बचता है ना वो टोटल 20 नंबर का आता है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, 80% पर फोकस करना है। यहाँ से अगर आप नंबर नहीं कटने दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन है मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, बाद में सिलेबस पैटर्न और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए अलग से जो मैं वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन है महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो देखिए अग्रसेन से ही क्वेश्चन है, तो अग्रसेन, अग्रसेन अग्रोहा, इन ये जो जगह जो है इसका नाम ही अग्रसेन महाराज के नाम पर पड़ा है। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देता हूं। और क्वेश्चन कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां से है? निम्नलिखित चयन करो, चारों बॉर्डर जोड़ने पर चयन के भीतर पेपर का रंग बदलने की अनुमति देता है। ये क्वेश्चन किससे है? तो ये एमएस ऑफिस से क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। और कंप्यूटर के अंदर जो है आपको कमांड्स दी गई हैं कि कौन सी कमांड क्या काम करती है। तो सबसे पहले देखो पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम क्या करते हैं? पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट होगी, राइट अलाइनमेंट होगी, ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का मतलब मेनली जो है एमएस एक्सेल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है कि जो आपका टेक्स्ट जो दिया गया है उसको सेट करना उस जगह पर जहां पर वो आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो भाई बॉर्डर एंड शेडिंग आ जाएगा, भी आपको पैराग्राफ को बॉर्डर करना है, तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं थोड़ा तेज चलूंगा आज, उसके बाद जब हम करेंगे उस टाइम पर जो आपको अच्छे से करवा दूंगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप बस एक बार के लिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो याद रखिएगा। इसका जो आंसर रहेगा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, 7/34 जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। सोल्व अभी मैथ के नहीं करवा रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज्यादा जो है आपको लग जाएगा। डेटा के उच्चतम और न्यूनतम मान के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? मैथ का क्वेश्चन है, डेटा का जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो होती है उसके बीच के मान को जो है हम क्या कहते हैं? तो इसको हम रेंज बोलते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। तो रेंज जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मैथ से क्वेश्चन जो है ये दिया गया है। उसके बाद है भाई प्रसिद्ध डल झील किस नदी पर है? देखिएगा डल झील, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डल झील है कहां पर। उसके बाद जो है आप पता करेंगे कि ये कहां पर होती है। तो आपकी जो डल झील जो है वो कहां पर है भाई? तो डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर की झेलम नदी जो है इसके ऊपर जो है डल झील है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के कमांड के आधार पर कागज पर चित्र बनाती है। तो आउटपुट डिवाइस जो चित्र बनाती है उनको हम कहते हैं प्रिंटर। क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं। और प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब जो इंप्रेशन छोड़ते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जैसे कि पहले हम कोर्ट वगैरह में देखते होंगे ऐसे ऐसे लगे रहते थे वो ठप्पा मार कंप्यूटर प्रिंटर जिनको हम बोलते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट का मतलब आज के टाइम वाले, जो आज आप जो प्रिंटर यूज कर रहे हो, जैसे लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, ये वाले प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कागज पर चित्र बनाता है, सॉरी ये चित्र बनाता है, ये आपके नॉन इम्पैक्ट में है। और नॉन इम्पैक्ट में भी होता है आपका प्लॉटर, जो फोटो निकालता है ना उसको हम बोलते हैं प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटा? प्लॉटर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके किससे है? ये क्वेश्चन आपके मैथ से क्वेश्चन है। कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये पूरा जो है आपको सोल्व करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे पास मतलब इतना अच्छा मेरा मैथ है कि मैं इसको सोल्व करवा दूं, बस आंसर जो है आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ से जो है 3-4 ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। और हरियाणा का मैथ भाई अलग ही टाइप से पूछा जाता है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेता है। हरियाणा में सिरसा डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिएगा यहाँ पर वैसे इसका आंसर जो है ना वो अब के अनुसार इसका आंसर होगा गेहूं। हरियाणा ने इसका आंसर माना था बाजरा। मैं आपको बता देता हूं जो ये पेपर हुआ था इसमें इसका आंसर माना गया था बाजरा, लेकिन सबसे ज्यादा सिरसा में क्या होता है? सिरसा में होता है गेहूं। ये बात याद रखना, बस मैं इसलिए बता रहा हूं। करनाल में राइस होता है, ठीक है, इनको जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। देखिए वर्कशीट, वर्कशीट कहां पर काम आती है? डेटा को वर्कशीट पर लिखना, ये किसका काम है? ये काम है एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेल का। और एमएस एक्सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं ना वो होते हैं फार्मूले के अनुसार। और फार्मूला मतलब जैसे हम इक्वल टू का साइन लगा के और सेल की संख्या लिख के फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो इक्वल टू के साइन का प्रयोग जो है हम करते हैं। चलिएगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा भी शास्त्रीय नृत्य? तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम,
भारतनाट्यम तमिलनाडु में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी और कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। तो ये आपको सभी नृत्य जो है आपको याद रखने हैं। वह मान है जिसकी डाटा में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। बार बार कोई चीज आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो बार बार कोई चीज आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे, मोड बोलेंगे। ये भी मैथ से क्वेश्चन है, सिंपल है। मीडियम ये सभी आपको पता होंगे, नहीं है तो जो आप मैथ का थोड़ा कर लीजिएगा। डिस्क से लिखी या पढ़ी जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये आपके मेमोरी से क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उससे क्वेश्चन है। तो कोई भी कंप्यूटर की मेमोरी का निर्माण जो होता है वो मेनली सबसे जो छोटी चीज जो होती है वो होती है ट्रैक। और ट्रैक जो होता है, ट्रैक के अंदर मेमोरी स्टोर होती है और ट्रैक के अंदर भी सब डिवीजन होते हैं और उन सब डिविजन्स को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसने क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी यूनिट क्यों, तो सबसे छोटी लिखी और पढ़ी जाने वाली जो होती है वो क्या होती है, आपकी सेक्टर होती है। वैसे मेमोरी सबसे छोटी ट्रैक होती है, लेकिन ट्रैक के अंदर भी सेक्टर बने होते हैं और इन सेक्टर के अंदर ही आपका डेटा जो है ना वो संचरित रहता है, कंप्यूटर के अंदर, फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद अभी 64 क्वेश्चन है। इसका जो आंसर रहेगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो रहेगा वो डॉटर इन लॉ जो है इसका आंसर माना गया। चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन, वो उसकी माँ है, वो उसका बापू है, जो भी क्वेश्चन जैसा भी है, ठीक है। सहसंबंध का प्रकार है जब, ये भी क्वेश्चन जो है आपके मैथ से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर भी जो है आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव जो है इसका रहेगा, सहसंबंधक रहेगा, देख लीजिएगा इसको। ये 30 क्वेश्चन मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं तो इतना टाइम है, पूरा करवाएं हम। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, तो ये 1974 के अंदर, हरियाणा 1973 के अंदर हरियाणा नगर निगम अधिनियम जो है वो बना था, ये चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट द्वारा व्यावसायिक लेन देन का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ई कॉमर्स, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से आप चीजें मंगवाते हो उसको बोलते हैं हम, तो ये होता है ई कॉमर्स। क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। चलिएगा, उसके बाद है भाई आपका 54। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप सोल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। वैसे भी मैंने बता दिया, टेक्निकल किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह को थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर लेना, वैसे करना मत। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और हरियाणा ऐसा ऊत पेपर बनाता है कि आपको एक भी प्रश्न समझ नहीं आएगा, गारंटी लेता हूँ, कितना ही पढ़ लेना। पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन दे देते हैं, इनका आंसर क्या बनता है मैथ के टीचर्स को भी नहीं पता होता, क्यों देते हैं पता नहीं इस बात का। चलिएगा, भारत का संविधान कब जो है अधिनियमित किया गया, अधिनियमित का मतलब अनएक्टेड, लागू नहीं, अधिनियमित किया गया, तो कब बनकर तैयार हो गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को तो तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। और जब लागू किया गया था, इसी को हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। आपने 26 जनवरी को बनाया होगा, डिटेल में हम अभी नहीं कर रहे हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, तो मैंने आपको बताया था इंपैक्ट का मतलब ठप्पा मार प्रिंटर, जिससे मतलब जो इंपैक्ट छूटता है। तो लेजर प्रिंटर, इसमें कोई ठप्पा नहीं होता, डायरेक्ट लेजर छूटता है, ये नॉन इंपैक्ट है। डॉट मैट्रिक्स बिल्कुल इंपैक्ट प्रिंटर है, वही वाला प्रिंटर है ये जो पहले कोर्ट वगैरह में रखा होता था और ठप्पा लगता था पेज पर और जो है अक्सर छपते थे। तो ये जो है डॉट मैट्रिक्स, इसका राइट आंसर जो है होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्वितीय पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र 2022 में हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया। एक बात याद रखिए, केमिकल से कोई भी क्वेश्चन आए ना हरियाणा में, केमिकल संयंत्र जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके पानीपत के अंदर रहेंगे। बुनकरों का शहर पानीपत के अंदर जो है ये सारी चीजें रहने वाली हैं। अगर कोई एस्क से क्वेश्चन आए और से क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे आपके महेंद्रगढ़ के अंदर रहने वाले हैं। ये हरियाणा के अंदर है, हरियाणा का ज्यादा मैं जो नहीं करवा रहा हूँ, ना ही हम करेंगे। स्प्रेडशीट में पंक्ति और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल के अंदर जब ये कॉलम, ये ऊपर से नीचे जो आती है इनको हम बोलते हैं कॉलम, और लेफ्ट टू राइट जो चलती है इनको बोलते हैं रो। और जब रो और कॉलम दोनों मिलती हैं तो इस स्थान को, इस जगह को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या करना, आपको सेल करना है। पर्सन चिट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो आपका दिया गया है 7856। आप चेक कर लीजिएगा कैसे क्या थॉट जो है लगा रखा है इसके अंदर, शायद मेरे हिसाब से माइनस कर रखा है, माइनस करके इसका आंसर जो है ठीक आएगा।
चलिएगा, कहाँ था भाई, एक रेड और दिख रहा था मुझे। हरियाणा में धमाल नृत्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाया जाता है? हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य जिसका नाम है धमाल नृत्य। गोगा, जो हमारे मतलब गोगा का त्योहार जो होता है गगा नवमी, उस टाइम पर ये जो है मेनली किया जाता है। तो इस टाइम पर जो है क्या बजाया जाता है? डेरू बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? डेरू बजाया जाता है। डेरू डमरू का बड़ा रूप होता है। डेरू डमरू का बड़ा रूप, हाँ, डमरू का बड़ा रूप और ढोल का छोटा रूप, ऐसे करके होता है। डेरू बीच का होता है एक, ठीक है। वो आ, मतलब उस टाइम पर गोगा नवमी के टाइम पर जो है वो लेके आते हैं, बजाते हैं बाहर आके, वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड। एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है कीबोर्ड जो आप यूज करते हो, ठीक है, जो आपको हार्डवेयर कीबोर्ड की तरह डेटा इनपुट करने देता है। अच्छा, ऐसे कीबोर्ड का नाम पूछा गया है तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। देखिएगा, नॉर्मली आपने देखा होगा आपके फोन के अंदर, फोन के अंदर कीबोर्ड नहीं है, लेकिन आप टच करते हो ना कीबोर्ड को, आप टाइप कर रहे हो, तो ये जो कीबोर्ड आप फोन के अंदर देख रहे हो या फिर किसी भी टच स्क्रीन के अंदर कीबोर्ड देख रहे हो, कीबोर्ड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। वो कीबोर्ड नहीं होता, कीबोर्ड की तरह दिखने वाली एक युक्ति होती है, ऐसे मान सकते हो आप। चलिएगा, 14 के क्वेश्चन का भी जो है आप डायरेक्ट आंसर जो है इसका कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, बोथ 1 और 2 सोल्व कर लीजिएगा, मैथ का ही। नेक्स्ट है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूडीएचआर, मानव अधिकार आयोग, बहुत जरूरी है भाई, अगर ये नहीं होगा तो आपके जितने भी अधिकार हैं वो सारे छिन जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र वो जगह है जहां से जो है जितनी भी विषयों की अथॉरिटी जो है वो मिलती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रस्ताव के माध्यम से डैश को स्वीकृत किया गया। तो कब जो है इसको लागू किया गया, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो कब लागू किया गया भाई? ये जो आपका लागू किया गया, मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर, याद रखिएगा। तो इसकी डेट भी 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर, अच्छा सारे 10 दिसंबर है क्या? 10 दिसंबर 1948, याद रखिए, अक्टूबर कर दिया, 10 दिसंबर 1948 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये मानव अधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन आपको टेक्स्ट खोजने, स्वचालित रूप से उसी किसी चीज से बदलने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फाइंड एंड, क्या हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। देखिएगा, नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं लिख देता हूं किसी जगह पर, मैंने कोई लेटर लिख दिया पूरा का पूरा, और वहां पर मैंने दीक्षा की स्पेलिंग ये लिख दी, दीक्षा। मुझे बाद में पता चला मैं 10-12 पेज लिख चुका हूं, अब मुझे पता चला ये दीक्षा ये नहीं है, दीक्षा की स्पेलिंग तो ये आएगी, दीक्षा की स्पेलिंग तो ये आएगी। अब मेरे से गड़बड़ होगी, अब मैं ये थोड़ी ना पूरा का पूरा पेज चेक करूंगा एमएस वर्ड के अंदर। तो उस टाइम पर मैं एक कमांड यूज करूंगा जिसको मैं बोलूंगा कंट्रोल+H, कंट्रोल+H। इससे क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। तो आप फाइंड में तो इसको डाल देना दीक्षा को, रिप्लेस में इसको डाल देना, जिस जिस जगह पर ये शब्द यूज हुए होंगे वो सारे के सारे बदल जाएंगे। तो एक कंप्यूटर की जो है एक सिंपल कॉपी है, तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, फॉलोइंग लेट्स यू, कौन सा जो है वो दिखाता है? तो आपका जो है रिप्लेस का फोल्डर जो है दिखाता है, वहां पर आपको रिप्लेस लिखा हुआ मिलेगा। ये आपको मैं बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 70 नंबर का आपका स्टाफ नर्स का सिलेबस आता है, तो ये हमने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, तो इसके भी शॉर्ट नोट्स हैं। हमारी ऐप है उत्तम क्लासेज, यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहीं पर आपको और भी क्लासेज जो आगे मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी हैं जो आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाईलैंग्वेज रहते हैं, और ये नोट्स जो होते हैं मेरी तरफ से एडिटेबल रहते हैं, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इनको एडिट करके इसके अंदर और एडिशन जो है वो करता रहता हूँ। इसके बाद बुक है, इस बुक का तो किसको नहीं पता भाई, जो स्टूडेंट लाइफ में जीतता है ना भाई, उस बंदे ने मेरे हिसाब से ये बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आज जल्दी आना भाई, क्योंकि इससे ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं है। और ये व्यक्ति कौन था आप सभी को पता है। बुक का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स का मतलब होता है भी, आप ये मान सकते हो, मतलब जो मतलब सब चीजें कर सकता है। और वो व्यक्ति था कौन भी, आपका एपीजे अब्दुल कलाम। इसको कौन नहीं जानता। इसने भारत का नक्शा बदल दिया, भारत की चीजों को बदल दिया, भारत में टेक्नोलॉजी को जो है ना एक अलग ही ऊंचाई दे दी भाई। तो भी इस बुक को जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए, आप ये मान सकते हो ये एक बुक का प्रमोशन है भाई। बहुत अच्छी बुक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन भी, 100 क्वेश्चन थे भी जो सेल से शुरू हो रहे थे। अब देखो, आप खुद अंदाजा लगा के देखो, स्टाफ नर्स का पेपर था ये, हरियाणा स्टाफ नर्स का था भी। पहले तो मैं ये आपको बता देता हूं, 2023 में ये पेपर हुआ था।
इसके अंदर क्या आपको चीजें महसूस हुई? आपको पता चला होगा लगभग जो ना 60% ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, और 20% ऐसे क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, और 20 ऐसे थे जो हार्ड थे। अब देखो बच्चे करते क्या हैं, सबसे बड़ी गलती जो तैयारी कर रहे हैं वो इन आर्ट्स के पीछे पड़ेंगे कि सर हमें ना आर्ट सिलेबस करवा दो। क्या सिलेक्शन आर्ट से होता है? सिलेक्शन होगा यहाँ से, इजी एंड मॉडरेट से। इनमें से कोई गलत मत करना आप। मतलब आप पेपर कर रहे हो तो इजी और मॉडरेट है, यहां से आप एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम जो चीजें करवाने वाले हैं कोर्स, जो क्रैश कोर्स जो हम जो लेके आने वाले हैं, उसमें यही काम मेनली हम करने वाले हैं कि उसके अंदर जो हम जो जोर लगाएंगे वो लगाएंगे इजी एंड मॉडरेट के ऊपर। हार्ड भी करवाएंगे, ऐसा नहीं हार्ड नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। और आपने देखा होगा इनकी लिस्ट जो है टेक्निकल की लगभग यही रहती है, 60 के करीब जो है, 60 65 फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। पिछले 10 20 साल का जो है आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी जो है ना उस हिसाब से करनी है जो ज्यादा नंबर की चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वो थ्योरेटिकल रहेगी, हम एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर की भी क्लास टाइम टाइम पर लेके आते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। सभी साथी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप है उत्तम क्लासेस को, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है क्रैश कोर्स जो है देखने को मिल जाएगा। कोई भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा मत। फ़ोन किसी का रिसीव नहीं किया जाता, ये बात आप मैं बिल्कुल बता देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।